थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा आपको। जो डिस्क्रिप्टिव बैचेस होते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करें जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बाद अगर आप कहोगे कंपल्सरी इंग्लिश जो यूपीएससी का है, या जिसमें आपको एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव एंड केडी कैंपस। आज हम इंग्लिश बैच नंबर 50 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और बैच नंबर 50 में सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये बैच कैसे चलेगा और हम लोग इसमें क्या क्या की तैयारी करेंगे और किस किस तरीके से आप इसमें कंप्लीट एक ओवरऑल तैयारी करके कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। पहले आप ये मुझे बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम देने वाले हो और किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको उसका पूरा कंप्लीट एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। बेटा, जब एग्जाम की तैयारी करते हो आप ना, तो आप दो तरह के एग्जाम की तैयारी करते हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जो आते हैं वो एक ही तरह का पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है। उसमें कुछ एक दो एग्जाम्स है जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा आपको। जो डिस्क्रिप्टिव बैचेस होते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करें जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बाद अगर आप कहोगे कंपल्सरी इंग्लिश जो यूपीएससी का है, या जिसमें आपको एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये सब आता है। तो बेटा, मैं एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वाला बैच की बात नहीं कर रही हूं अभी मैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव के जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम बात करें, उसमें आपको एसएससी के अलावा जैसे यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर करना रहता है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेनली, अब आप देख लो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ पहले, ताकि आप बैच डिसाइड कर लो कि हाँ आप ये बैच आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। हम इसमें जो कराएंगे आपको, हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो सिलेबस क्या है वो पहले जान लो अच्छी तरह से। बेटा, इसके जो सिलेबस होता है ना, इसके सिलेबस में सबसे पहले आते हैं डिटेक्टिंग एरर, और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये दोनों पोर्शन जो होते हैं कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड होते हैं। यानी अगर हम इन दोनों पोर्शन को करना चाहे प्रॉपर तरीके से, तो याद रखना कि इससे रिलेटेड अगर आप कहोगे कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर आप इन दोनों पोर्शन के लिए करते हो, तो पूरा ग्रामर हम इनके लिए करेंगे। उसके बाद आते हैं जो थर्ड पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। थर्ड में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सारे एग्जाम्स में आपको दिखेंगे ही जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है। फिर आते हैं स्पेलिंग्स, एक से दो स्पेलिंग्स भी आते हैं। फिर सिनोनिम, उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम का मतलब है जब सिमिलर इन मीनिंग होता है, तो एंटोनिम का मतलब हो गया ऑपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी सेंटेंस में बताऊंगी आपको कि कैसे इंपॉर्टेंस होता है इनका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हो, आरसी भी कहते हो, पैसेजेस भी कहते हो। फिर है क्लोज टेस्ट, CLOZE, और 11th में है वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट।
ये रहा DSSB TGT की इंग्लिश। बिल्कुल इसीलिए बेटा मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो, खाली आप बताते चले जाइए कि किसकी किसकी तैयारी कर रहे हो आप। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर हम कहें कि आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, क्यों करनी है, सबसे पहले डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। अगर आप खासकर एसएससी की बात करोगे बेटा, तो 2 क्वेश्चंस आपको ग्रामर में पैसिव वॉइस एंड नरेशन से भी दिखेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको पैसिव वॉइस से दिखेगा, हालांकि पैसिव वॉइस भी तो ग्रामर का ही पोर्शन है। पैसिव वॉइस और नरेशन से दिखेगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, यानी अगर ये 2 पोर्शन में आ जाओ तो बेटा ये दोनों पोर्शन भी तो ग्रामर के ही है। तो ये आपके ग्रामर के पोर्शन है, ठीक है। और ग्रामर से के लिए, ग्रामर हम इसलिए पढ़ते क्योंकि मेरा ये 4 पोर्शन ग्रामर से ही डिसाइड होता है। फिर आइए वोकैबुलरी भी हम करेंगे। हम कैसे कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताते जा रही हूं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आता है बेटा, इसमें थोड़े ग्रामर होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी होते हैं। अगर हम वर्ड्स की बात करें, यानी कि वोकैबुलरी की अगर हम बात करें कि कुछ होते हैं जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी वोकैब की बात करें, तो बेटा आपने वोकैब जैसे 5 से लेकर 8 तक ये जो पॉइंट्स है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बेटा वो तो सारे वोकैब ही तो है। स्पेलिंग्स अलग चैप्टर है बिल्कुल। फिर आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। बेटा ये सारा को हम रीडिंग पोर्शन में रखते हैं, इन सब को हम रीडिंग पोर्शन में रखते हैं। ये देखिए, तो आप समझ जाओ अच्छे से, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देख लिया ये हमारा एवरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का स्कीम है, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। अब सुनो ध्यान से बेटा, DSSB की बात कर रहे हो आप, पहले ध्यान से सुनना। अगर आप एसएससी की बात करोगे, अगर आप बैंक पीओ की बात करोगे, अगर आप सीडीएस की बात करोगे, अगर आप DSSB की बात करो या टीजीटी पीजीटी वगैरह की बात करो, तो बेटा बैंक पीओ की बात मैंने कहा है। अब बैंक पीओ का है लू मैं कह दूं सीधा बैंक, ठीक है। अब आ जाओ जो हम डिफरेंट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एसएससी के अंतर्गत आता है, सबसे छोटे में आएंगे जीडी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग का जो होता है स्टाफ का, है ना, ग्राउंड ड्यूटी वाले। देन सीएचएसएल होता है 12th लेवल का, सीजीएल होता है, सीजीएल सबसे लास्ट में लिखूंगी मैं। फिर मैं आती हूं स्टेनो में, स्टेनोग्राफर का होता है। फिर होता है सीपीओएसआई, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हैं सबसे अच्छा करोगे तो। और लास्ट में सीजीएल, ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे तो फेज 11 का भी होता है ना। तो और डिफरेंट जितने एग्जाम्स होंगे ना, वो सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब आओ इसके अलावा आप एसएससी की बात करोगे तो मुझे बता दो क्या देना है। बैंक में आओ, पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम होता है, राइट। अगर हम सीडीएस की बात करें तो बेटा हम सीडीएस और एनडीए दोनों एक साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि एसएससी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, लेकिन सीडीएस और एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करती है, राइट। पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूं मैं बेटा। और अगर आप कहोगे कि भाई DSSB या टीजीटी पीजीटी, तो बेटा ये दोनों एग्जाम्स में आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या आपको एक्स्ट्रा करना है। आप ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, तो हमने जो आपको अभी स्कीम बताया है, ये पूरा कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अभी मैंने बताया वो है। यानी ध्यान से सुनना, अब आप स्टेनो की बात करोगे तो बेटा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सीपीयू के मेंस में
बेटा प्री में 50 होता है, मेंस में 200 होता है। ये जानते हो 250 मार्क्स आउट ऑफ 400। सीपीओ में तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। प्री में 50, मेंस में 200। अगर आप सीएचएसएल की बात करोगे तो बेटा 25 है ना प्री में, सीजीएल में भी 25 है प्री में, मेंस में इसमें 40 है, इसके मेंस में 45 क्वेश्चन है, राइट। अब बहुत ध्यान से समझना, जीडी की बात करें तो बेटा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका चॉइस है। आप चाहो तो आप हिंदी भी ले सकते हो, और अधिकतर लोग तो हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हो। लेकिन मेरा एक ही चीज मानना है कि आप ग्रुप डी की नौकरी करने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। आप ये नहीं समझते हो कि भाई अगर हम इंग्लिश कर ले तो हम सीधा के सीधा इंस्पेक्टर पोस्ट पा रहे हैं। मेरे क्लास में आज 2 बच्चे आके मुझे मिठाई खिला के गए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उनका हो गया। तो मैंने कहा भागे, तो कहता है मैडम कांस्टेबल बनने थोड़ी आए हैं आपके पास। ये तो शुरुआत है, बस सिर्फ घर वाले बहुत खुश हो गए ये देखकर कि हमने नौकरी पाली है। अब अगला तो मेरा सीधा सीधा है इंस्पेक्टर। मैंने कहा भाई सीपीयू एसआई दोगे ना? बोला मैडम मैं सब इंस्पेक्टर बनने नहीं आया, मैं इंस्पेक्टर बनने आया हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो शुरुआती जो कहते हैं ना आपका जो तैयारी है, ठीक है 21 साल 22 साल में आपने कांस्टेबल बन गए, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली मैं मानूंगी इंस्पेक्टर बनो। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैडम हम आपसे नहीं पढ़ने आ सकते, दिल्ली बहुत महंगा है, हम ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकते, आपका ऑनलाइन कोर्स भी महंगा है। बेटा मेरा बहुत सारा फ्री फंड में पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, आप पढ़ लो ना। तो इसीलिए समझाते हैं आपको बेटा सिर्फ एक इंग्लिश, अगर आप वॉल्यूम 1 भी खुद पढ़ने की कोशिश कर लो तब भी हो जाएगा। अब सुनो, जो DSSB वाले हैं बेटा मैं आपको समझा दूं, आप चाहो तो मेरा वॉल्यूम 1 कर सकते हो, वॉल्यूम 1 का कोर्स बाय कर लो। क्योंकि DSSB वाले जो यहां पर रो रहे हैं कि मैडम DSSB का कराओगे, बेटा DSSB अगर ये बैच कर लोगे ना, जो बैच अभी करा रही हूं DSSB, तो हलवा लगेगा आपको, लगेगा ही नहीं कि कुछ एग्जाम भी था। जैसे मेंस देख के जब सीजीएल वाले आए ना तो कहते हैं मैडम बहुत ही आसान पेपर था। मैंने कहा बेटा तुम पढ़ लिए हो तो तुम्हें आसान तो लगेगा ही, पढ़ने के बाद सबको आसान लगता है। तो इसीलिए याद रखना आप वॉल्यूम 1 कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा, और अगर आप ये इंग्लिश स्पेशल 50 ले लिए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इंग्लिश स्पेशल ले लिया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है, समझो ध्यान से। DSSB का हमने करीबन 7-8 पेपर करवाया हुआ है, और 2-3 तो हमने ऑनलाइन यहाँ इसी चैनल पे करवाया हुआ, वो भी देख लेना। अब सुनो, टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे अगर हम, तो 3 चैप्टर इसमें है जो अलग से है। वो है पंक्चुएशन जो एसएससी में नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक तो ये पहला पंक्चुएशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और तीसरा क्लॉज। एक और पोर्शन है सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये एक, ये भी इसमें है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको ये जो 4 पोर्शन है ना, 4, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसलिए टीजीटी पीजीटी वाले पूरा कंप्लीट सिलेबस मेरे से पढ़ने के बाद आपको ये 4 पोर्शन रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब आते हैं सीडीएस में। बेटा सीडीएस में एक चीज है कि इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट अलग आता है। ध्यान से सुनना बेटा, आपको जो तैयारी करनी है पहले को पता होना चाहिए, अलग आता है, और वर्ड अरेंजमेंट अलग आता है। तो आप कहोगे एसएससी में क्या होता है? बेटा एसएससी में कुछ छोटे छोटे वर्ड अरेंजमेंट दे देगा,
कभी सेंटेंस अरेंजमेंट दे देगा, कभी मिक्स्ड करके दे देगा, कभी अगर जीडी के एग्जाम है तो थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के प्री में का हल्का दे दिया, वो अपना मर्जी से देता रहता है। और वो मैं बताती क्यों होता, भी थोड़ा सा रुकना। सेंटेंस अरेंजमेंट अलग होगा, वर्ड अरेंजमेंट अलग होगा। बेटा एक और पोर्शन सीडीएस में आता है, ये वाला पोर्शन, एंड दैट इज आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि कौन पोर्शन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, ये करीबन 10 क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको इतना ज्यादा एक एक चैप्टर में डिटेल में कराती हूँ। थैंक यू सो मच आनंद। बेटा मेरी वोकैब की बुक ही खाली नहीं अच्छी, आपको सब बुक अच्छी लगेगी, क्योंकि सब बहुत मेहनत से मैंने लिखा है, खुद लिखा है, कहीं से भी कॉपीड एंड पेस्टेड मेरी किताब नहीं होती है। ठीक है, सुनो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट और आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट आपके एसएससी में भी होता है, सारे एग्जाम्स में, लेकिन इसमें अलग अलग आता है, दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, अब आओ यहां पे आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो बेटा सीडीएस में एक्सक्लूसिवली ये आता है। अब सुनो ध्यान से, अगर आप DSSB की पीजीटी की बात करो या टीजीटी की बात करो, मैं हमेशा एक ही चीज समझाती हूं आपको कि बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक ही चीज है। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी दे रहे हो, आप जितना पढ़ा रही हूं मैं पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते रहो, और अगर आपको महसूस हो कि नहीं मैम ये एक नया टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो फिर हमसे बता दो, मैं करा दूंगी वो। अगर आप ये कंप्लीट तैयारी कर रहे हो तो आप याद रखना जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको सीटेट में भी काम आएगा। हालांकि सीटेट में सबसे बड़ी बात होती है कि हमसे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पोकन कर लो ना तो सीटेट का पेपर सॉल्व कर लोगे, समझे? स्पोकन खाली कर लो तो क्यों भाई, पैसेज ही तो आता है, और आता क्या है, और उसी पैसेज में से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा ग्रामर पे बेस्ड। ठीक है, ये देखो ये आपका है। अब कहोगे मैम बैंक पीओ को तो कुछ नहीं बताया आपने। बेटा याद रखना, जो आप तैयारी करोगे, मैं आपको हमेशा एक चीज कहूंगी, अगर आपको खाली बैंक की तैयारी करनी है तो बैंक का बैच लेना, क्योंकि उसमें मेरे साथ एक और टीचर इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में ये जो आप तैयारी करोगे ना कि मैम पैसेज आएगा, अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, भाई सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, ओके बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आएगा, लेकिन उसका लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। कंपैरिजन किससे कर रही हूं मैं? एसएससी से। इसलिए याद रखना कि बैंक का पेपर में क्लर्क थोड़ा सा आसान, थोड़ा ये इजी होता है, लेकिन ये जो होता है ये डिफिकल्ट लेवल का होगा। आप चाहे पैसेज लो, क्लोज टेस्ट लो, सेंटेंस अरेंजमेंट लो, डिटेक्टिंग एरर में आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछता, इसलिए आप सोचोगे खाली मैं ग्रामर पढ़ूं तो कोई फायदा नहीं है। आप जितना ज्यादा रीडिंग कर सको, और मैं आपको एक चीज समझाती हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि अगेन मैं सबको मिला के मैंने बता दिया कि भाई बैंक पीओ का लेवल डिफिकल्ट होगा, एसएससी का मैंने बता दिया आपको, एनडीए सीडीएस में आपका थोड़ा सा याद रखना है कि सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट अलग होगा। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ सीडीएस में आता है, इसमें से तो आपको वॉल्यूम 1 से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली टीजीटी पीजीटी की बात करोगे तो उसमें बेटा 3-4 चैप्टर्स है जो एसएससी में नहीं आता, वो मैंने अलग से लिख दिया। सीटेट तो मैं कहूंगी आपको सिर्फ स्पोकन का ही बैच ले लोगे ना तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ समझना है, दैट्स इट। समझ में आया? क्लियर? तो सीटेट में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या चाहिए बेटा? मुझे 8 से 9 मंथ्स, 8 मंथ्स लगभग लग जाते हैं। अभी शुरू होने वाला है बैच नंबर 50 और मैं खत्म कर रही हूं बैच नंबर 41।
हर महीना एक बैच शुरू होता है, इसका मतलब 8 महीना तो लग गया आराम से। 8 से 9 महीने तक आपका आराम से लग जाता है। 8 मंथ्स में मैं लाइव बैच खत्म कराती हूं, लाइव क्लास। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे तो इतना टाइम नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड बैच अगर लोगे तो रिकॉर्डेड बैच आपको 2 तरह का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको वॉल्यूम 1 का, और एक अभी इंग्लिश स्पेशल 40 रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है बेटा, सारे टीचर्स वो है जो मुखर्जी नगर ऑफलाइन पढ़ा रहे। और बेटा ये जो ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स है ना, मतलब मैं बता सकती हूं कि मुखर्जी नगर में सिर्फ और सिर्फ तूती बोलता है, पूरे फुल कोर्स में तो केडी कैंपस का बोलता है और किसी का नहीं। तो हमारे साथ इस पूरे रिकॉर्डेड बैच में अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहो तो मैं आपको कहूंगी कि रिकॉर्डेड बैच आप ले लो, ये वाला, ये। और ये देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश स्पेशल 40 मेरा जो है, अभी मैंने कहा ना, अभी मैंने 41 खत्म किया है, तो 41 का आखिरी चैप्टर चल रहा है। 40 खत्म किया, 41 का आखिरी चैप्टर चल रहा है। तो बेटा 40, अजय राणा का 31, मोहित क्वात्रा का 32 और जीएस 40, ये पूरा ऑफलाइन जो टीचर्स है केडी कैंपस के, वो सब मिलके हम लोग जो बैच लाते हैं। अगर आप पूरा रिकॉर्डेड बैच लोगे तो 2499 का पड़ेगा, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच। अगर आप कहोगे नहीं मुझे सिर्फ आपका चाहिए, तो बेटा आप देख लो, एक चीज है कि मेरा बैच कोई आपको बहुत आसानी, बहुत ज्यादा सस्ते में नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप फुल कोर्स ले लोगे तो बेहतर होगा। स्पोकन की बात अगर हम कहेंगे तो देखो स्पोकन का अलग है। अगर आप कहोगे कि नहीं हमें टियर 1 टियर 2 पूरा कंप्लीट करना है, तो ये बैच है टियर 2 का सिलेक्शन बैच, ये आप देख लो। अगर आप सीपीओ स्पेशल खाली टारगेट करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 सीपीओ के लिए ये बैच है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख लो, अगर आप कहोगे जैसे मुझे वॉल्यूम 1 पढ़ना है, वॉल्यूम 1 के लिए ये बैच है, सिर्फ 1200 का बैच है, फाइन। अब आ जाओ, जो मैं अभी बता रही हूं आपको वो ये बैच है। इसमें बेसिक टू एडवांस हम करेंगे, प्री से मेंस तक का लेवल पूरा करेंगे। इसमें आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर कराऊंगी मैं। अब आती हूं मैं कि आपको कराऊंगी क्या क्या, सुनो ध्यान से। दीपक, 12th के बाद अगर आप एसएससी की तैयारी शुरू कर दोगे तो ग्रेजुएशन खत्म होते साथ आप बहुत अच्छे रिजल्ट दोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। सुनो, ये 8 मंथ्स का बैच होगा। अगर लाइव लोगे तो अपनी मर्जी से पढ़ना है तो रिकॉर्डेड बैच ले लो, जिसको आप वीओडी 40 करके देखोगे, ठीक है। इसमें आप इंग्लिश स्पेशल 40 रहेगा और वो आप ले सकते हो। वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट में पढ़ाऊंगी, उसमें जब अगर वॉल्यूम 1 लोगे तो ये देख लो। आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कहोगे कि भाई हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, बेटा वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी किताब है ग्रामर की, और वो नए बच्चों के लिए है। जो बच्चा अभी शुरुआत ही किया है, आपको स्पेशली बता दे, अगर आप अभी शुरुआत किए हो तो पहले अपना लेवल चेक कर लो, आपका लेवल कैसा है। आप कहोगे मैम एक लाइन भी इंग्लिश पढ़ नहीं पाता हूं, या पढ़ भी लेता हूं तो समझ नहीं पाता हूं, तो बेटा प्लीज आप इसको शुरू करो। ये स्पोकन का है, बुक शुरू करो, नहीं तो बैच ले लो, और आराम से पहले आप ट्रांसलेशन करो और उसको ढंग से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि आप अगर कहोगे नहीं हम एकदम, मतलब जिसको कहते हैं कोई गांव के एकदम बिल्कुल ही खराब से स्कूल में पढ़े हैं, और हम सीधा उन बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं जो अभी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा मैं बहुत नीचे से लेकर चलूंगी, बहुत नीचे से, लेकिन मैं ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगी आपको। हाँ, जो सेंटेंस लिखा रहेगा बोर्ड में वो भी मैं पढ़ाऊंगी, और वो भी मैं इंग्लिश का हिंदी बताऊंगी, लेकिन अगेन मैं ट्रांसलेशन तो नहीं कराऊंगी ना। ये पूरी किताब ट्रांसलेशन की, पूरी किताब में टेंस ही एक एक टेंस पर, मतलब मान लो सिंपल प्रेजेंट है तो उसी पर ट्रांसलेशन करीबन 40 सेंटेंसेस है। सीएचएसएल के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, अर्पित अभी उसी में आ रही है, बस थोड़ा सा टाइम दो। अब सुनो, अगर आप कहोगे कि मैम सीएचएसएल के लिए मुझे बताइए, एक लड़का मुझे बार बार पूछता मैम मुझे सिर्फ बताइए एमटीएस के लिए, बेटा ध्यान से देखो,
आपको पता है बेरोजगारी बहुत अधिक है। सीजीएल में वैकेंसी आया 2022 में 32,000 वैकेंसी, 32,000, लेकिन अगले साल फिर वो लगभग 8,000 में रह गया। तो बाकी जो बच्चे छट गए, जिनका नहीं हुआ, वो कहां जाएंगे? तो बेटा वो CHSL भी देंगे, वो GD भी देंगे, वो MTS भी देंगे, ठीक है। फिर ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो रेलवे का एग्जाम में घुस जाते हैं, वो UPSI देते हैं। अगर जिनका शॉर्ट हैंड जिनको आता है, अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हो बेटा, शॉर्ट हैंड अगर मैं क्लास में पूछती हूँ ना, अगर क्लास में 1,000 बच्चे हैं, अगर मैंने पूछा शॉर्ट हैंड कितनों को आता है, बेटा 5 से 6 लोग हाथ खड़े करते हैं। इसका मतलब है कंपटीशन तो वहीं खत्म। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप याद रखिएगा, फिर आप CGL के अलावा स्टेनो भी तो देते हो। फिर बच्चे पूछते हैं मैम हमको सब छोड़ दो, हमें एक बात बताओ, हमें जो सबसे नीचे वाले एग्जाम है वो बताइए। बेटा जो CGL वाले हैं ना वो इनको देंगे, तो आप अगर इसकी तैयारी करके बैठोगे तो आपका नहीं होगा। और आपका भरम हम तोड़ दे अच्छी तरह से कि बेटा ये जितने एग्जाम्स है ना सबका लेवल सेम होता है। आप कहोगे मैम ऐसा कैसे लेवल सेम? और सुनो और बता दूं, Tier 1 का और Tier 2 का कोई लेवल डिफरेंस नहीं होता। और बता देते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो MTS में डिफिकल्ट आते हैं और CGL के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो आसान था, इसको तो GD में देना चाहिए था, और ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन GD में, ये तो CGL में होना चाहिए था। बेटा इनके पास, SSC के पास सिर्फ एक पूरे क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बैंक है, और बेटा उसी क्वेश्चन बैंक से वो छांट के सारे एग्जाम्स में देता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है। बेटा बैंक पीओ वाले में बताएंगे, रुक जाओ। मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है, मैं सीधा कहती हूं बेटा मॉक टेस्ट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मॉक टेस्ट आपको पता है कौन बना रहे हैं? आप जिस भी कंपनी की बात करो, आप जिस भी कंपनी की बात करो, कोई भी टेस्ट पेपर बनाने की कंपनी की बात करो, वहां पर आप जैसे बच्चे ही, बस आप जैसे बच्चे ही मॉक टेस्ट बना रहे हैं, और उन पर प्रेशर रहता है नया क्वेश्चन बनाने का। तो वो क्या करते हैं, ये जो बैंक पीओ के क्वेश्चंस है ना वो उठा के SSC के क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। कभी कभी मैं सर खुजला लेती हूँ, यार ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। ये जो पूछ रहा है लड़का कि मैम सो एंड सो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, जिन्हों कोई कंपनी ने टेस्ट लिया है उसका क्वेश्चन है, फिर मुझे आता है ये क्वेश्चन तो बैंक पीओ का ही है, क्योंकि उनके पर दबाव रहता है तो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाते हैं। आप मेरी बात, अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस का कोई मायने है, हालांकि आजकल तो आपको एक्सपीरियंस का कोई मायने ही नहीं दिखता है, क्योंकि आप जो कल के लड़के हैं जो अपना सिलेक्शन खुद बता रहे हैं कि 2021 में हुआ है, 2020 में हुआ है, आप उसके पीछे एकदम पगलाए रहते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको रील्स में देखे रहते हो। तो फिर हम लोग को लगता है कि फिर हम लोग को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आप क्या कर रहे हो, इन एक्सपीरियंस लोगों के पास जा रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं, ये ध्यान से समझना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप किसका एग्जाम दे रहे हो? आप कहोगे मैम मैं GD का एग्जाम दूंगा और कोसी का नहीं दूंगा। बेटा फिर भी आप CGL, CHSL, MTS, GD, स्टेनोग्राफर बोलोगे मैम स्टेनोग्राफर का एग्जाम यहाँ क्या जरूरत है? बेटा याद रखना, कोई भी एग्जाम अगर CGL दे रहे हो तो आप CPO को इसी के बराबर मान के चलो। CPO में आप जब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हो ना तो वर्दी मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन CGL में तो सीधा इंस्पेक्टर बन जाते हो, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आपको खुद महसूस होगा यार सब इंस्पेक्टर क्यों बने, इंस्पेक्टर क्यों ना बने। हालांकि इसमें वर्दी मिलता है तो बहुत शान लगता है, लेकिन भाई दिल्ली पुलिस का मतलब समझ रहे हो? अभी फिर आके किसान चारों तरफ से घेर लिए हैं दिल्ली को, है ना, और जो रेल बनी होती है ना वो दिल्ली पुलिस की बनी रहती है। तो मेरा कहना है यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर बन के ऐश करो। ऐश नहीं करते हो बेचारे, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनको कम से कम धूप में और ठंड में और जगह जगह
आंदोलन, ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, बट स्टिल इट इज वेरी गुड पोस्ट। जितने लोग ट्राई करते हैं वो एसआई और सीजीएल दोनों का को बराबर लेवल में मानते हैं। अब सुनो, आप कहोगे मैम स्टेनो का पेपर हम क्यों दें, स्टेनो का हम टेस्ट पेपर क्यों डिस्कस करें? बेटा स्टेनो में इंग्लिश आता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का मतलब हुआ कि यही जो मैंने आपको कहा ना कि भाई पैसिव वॉइस और नरेशन, मैंने क्या कहा, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। कब कहा? क्योंकि मैंने कहा आपको कि भाई अभी मैं प्री की बात कर रही थी। अब आ जाओ स्टेनो में, यही पैसिव वॉइस और नरेशन 10-10 आएंगे, 20 मार्क्स हो गया, है ना। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन का, बेटा कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता किसमें, प्री में। मेंस में कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो भी जबरदस्त आता है, ठीक है। सीपीओ में 30 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन होंगे 200 में। स्टेनोग्राफर में बेटा 20 क्वेश्चन होंगे, देख लो। क्लोज टेस्ट, प्री में क्लोज टेस्ट एक आएगा 5 मार्क्स का। स्टेनो में देखोगे तो 4 ऐसे होंगे क्लोज टेस्ट, 5-5-5-5, नहीं तो हो जाएगा 2-5-5, 1-10 हो जाएगा। तो भाई हमें अगर पेपर 200 क्वेश्चन बनाना है तो इसी की संख्या बढ़ाऊंगी मैं, कम करना है तो इसी की संख्या घटाऊंगी मैं। आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं बेटा, डिटेक्टिंग एरर प्री में 2 क्वेश्चन, मेंस में कौन सा मेंस भाई सीपीओ मेंस 200 क्वेश्चन वाला 20 क्वेश्चन आएगा। तो फिर कहोगे मैम 45 क्वेश्चन तो होता है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल में एसएससी में 45 क्वेश्चन होता है तो 3 से 5 आएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 आएगा, ठीक है। दिस मीन्स, समझो ध्यान से, कि आप जिस तरह का पेपर की बात करोगे क्वेश्चन की संख्या वैसी बढ़ती घटती जाएगी। सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सेंटेंस अरेंजमेंट प्री में 2 देता है तो भाई सीपीओ एसआई में 20 देगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे लेवल क्या होगा, बेटा स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है ना, इसका लेवल थोड़ा सा नीचे होता है। अब आप कहोगे मैम स्टेनो का पेपर थोड़ा नीचे क्यों होता है? इनको बच्चे ही नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं भाई? इसमें सबसे जरूरी है शॉर्ट हैंड, जिसको सीखने में ही 7 से 8 महीना लग जाता है और एक्सपर्ट होने में 1.5 से 2 साल लग जाता है, और लोग सीखने वाले ही बहुत कम है। मैंने कहा ना 1000 बच्चों के बैच में सिर्फ 5 लोग हाथ उठाएंगे, इसका मतलब क्या है? कंपटीशन तो वहीं खत्म, राइट। इसीलिए याद रखना, जब हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो इसमें स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड आता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देगा तब तक जब तक वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं कर लिया, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप कहोगे हाँ यूट्यूब पर आयुष बेटा अपने पापा को भी यही बात कहो ना, हाँ ऑफिस में फ्री पढ़ाई काम करिए, क्या जरूरी पैसे लेने का, हम लोग ऐसे ही गुजारा कर लेंगे लंगर में खाना खा के। नहीं, क्लियर, समझ में आया? फिर से आती हूं बेटा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं बेटा। जो एसएससी है इसका फिक्स्ड पैटर्न है, ये इतना मजेदार एग्जाम लेने वाला, मतलब मैं आई रियली लव एसएससी, क्योंकि ये कभी कोई चेंज ही नहीं करता। ये बड़े मुसीबत में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ बेटा, ये क्वेश्चन में भी कोई वेरिएशन ला नहीं पाता है, इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम ये है बैंक पीओ वाला। बेटा बैंक पीओ की बात करें, कई बार ऐसा होगा एग्जाम जब आधा दे दोगे फिर लगेगा अरे यार ये तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है, क्योंकि बैंक पीओ में पैटर्न भी चेंज होता है, लेवल भी हाई होता है। इसीलिए सबसे पहले याद रखना, अगर आप बैंक पीओ देने वाले हो तो बेटा आपकी स्पोकन तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्पोकन एकदम मैंडेटरी है। आप कहोगे मैम नहीं आता, बेटा एक बात बताओ, आप जिस लेवल का पेपर करोगे ना सॉल्व, उसमें इकोनॉमिक्स होगा, उसमें बैंकिंग होगा, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड पैसेज होगा, आम स्टोरी नहीं होगा, आसान स्टोरी, राजा रानी की कहानी नहीं होती है। आप राजा रानी की कहानी भी पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग ये सब कहां से समझ में आएगा? स्पोकन इंग्लिश तो मैंडेटरी है, ये तो आना ही चाहिए आपको सबसे पहले। उसके बाद याद रखना कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है।
न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है। पता नहीं क्यों ये हट जा रहा है बार बार। न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे तो आपको करंट नॉलेज होगा। खासकर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बेटा हमें इंटरेस्ट तो क्रिएट होता है, जो रेगुलर क्या हुआ। जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर उठाऊंगी तो मैं जरूर चेक करूंगी यार फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो अभी फिर से शुरू हुआ उसका क्या हुआ, है ना। तो ये सब सोचूंगी मैं। मेरा कहना है न्यूज़पेपर में आप वो पढ़ोगे जो ओवरऑल जरूरी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि जो बजट आया उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसका जो असर पड़ेगा आपके ऑटो सेक्टर पर वो कैसा होगा, अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैसा असर पड़ेगा। आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश, क्यों आप बैंकिंग के सारी तरफ जा रहे हो। बेटा मैं आपको नहीं बता रही हूं कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करोगे, मैं कह रही हूं कि आप अपना जो पैसेज भी पढ़ोगे आपको समझ तो तब आएगा ना जब आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा, है ना। जैसे मैं आज भी अगर बहुत फिलॉसफी से रिलेटेड पैसेज देखती हूं तो मेरा सर घूम जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। मुझे तो वो ढंग से समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं उसका अंदर जो घुसा हुआ मीनिंग कहां से समझ लूं मैं। तो इसीलिए याद रखना बेटा, स्पोकन मैंडेटरी है, उतना तो आपको आना ही चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत एसेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मेरे साथ साथ जो बैंक पीओ का बैच, बेटा बैंक पीओ का बैच अलग होता है, उसमें आपको जो टीचर लेंगे उसमें साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स ये प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, राइट। वापस आओ एसएससी में, आपको मैंने क्या कहा, जीडी से लेकर सीजीएल तक का सारा टेस्ट पेपर्स आप प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे मैम अभी तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया, तो अभी से प्रैक्टिस। ये आप एक बार हर एग्जाम का एक एक टेस्ट पेपर देखो कि आता क्या है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट ने कहा कि मैम मैं ओलंपियाड वगैरह में स्कूल में पार्टिसिपेट करता था। एक बार मैं कहीं गया तो मेरा कोई चचेरा, कोई भाई उसका तैयारी कर रहा था, वहां पे प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। तो जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा यार 15-17 तो मेरे से ऐसे ही हो गए। तो उसने कहा, फिर मुझे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि भाई ये कौन सा एग्जाम है, ये तो मेरे से हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि ये मुझसे हो जाएगा। अब आते हैं जब आप तैयारी करने चलोगे और कोई भी एग्जाम का, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर DSSB की बात करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। CTET की बात करोगे, भाई 2 तो पैसेज आता है, स्पोकन कर लो ना, हो जाएगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग ही तो जरूरी है। DSSB में बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है, मैंने कहा वॉल्यूम 1 ही ले लो, हो जाएगा। अगर कहोगे नहीं नहीं हमको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है ताकि मेरा कुछ भी ना छूटे, तो ठीक है आप ये इंग्लिश स्पेशल ले लो। अगर आप जितने भी तरह के अग्निवीर टाइप के जो एग्जाम्स है उसकी बात करोगे तो वो सारा का सारा NDA अग्निवीर जो भी है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिसमें हाथ में मैं गिना दूं डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स। एक और चैप्टर ऐड हुआ था स्पेलिंग्स के अलावा, वो था होमोनिम्स। आज मैंने क्लास में वही तो पढ़ाया है। एक और इसमें ऐड हुआ था वो कैब में, ये जो है ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके साथ अलावा एक और ऐड हुआ था होमोनिम्स। ये नया चैप्टर ऐड हुआ था, ठीक है। होमोनिम्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, क्लियर। देखो अब अगर आप कहोगे भाई कि ये तो हमें समझ में आ जा रहा है कि तैयारी लगभग सबकी एक जैसी है, सारे एग्जाम्स एक ही है, लेकिन ये तैयारी करना कैसे ही ये मुझे पहले बताओ। अगर आप ये कहोगे तो ठीक है। अब देखो अगर आप तैयारी करने की बात करोगे तो भाई सबसे पहले अपना लेवल चेक करो। बोलोगे हिंदी मीडियम से हूं, बहुत ही खराब एजुकेशन है, और जब मैं ऐसा पूछना शुरू करती हूँ तो आप अपने टीचर्स को गालियां देना शुरू करते हो। बेटा टीचर्स तो आपको पढ़ा के निकल लिए, जिंदगी भर उनको कोसते रहोगे तो नहीं चलेगा। आपने क्या तैयारी की? क्या आपने उसके बाद कभी भी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कहीं भी गए?
क्या आपने इंग्लिश बोलने की कभी कोशिश की? अगर आप कोशिश भी किए होगे ना, तो भले बोल नहीं पाए होगे, समझ में आने लगता है। और ये सिर्फ 3 महीने का खेल है, सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने में ये बुक तो बच्चा करके रख ही देता है। तो एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करोगे तो मेरे साथ अगर आप करोगे, स्पोकन का बैच भी है, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज करके एक बैच है, एक लाइव बैच अभी ले रही हूं मैं, ये किताब है स्पोकन इंग्लिश की। और कहोगे मैम हमको कुछ नहीं खरीदना। अच्छा, कुछ भी नहीं खरीदना है तो कम से कम एक टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम में जाइए, उसमें मैं बहुत सारी स्टोरीज लोड कर दिया है मैंने, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। कम से कम इसको ज्वाइन कर लो और एटलीस्ट वहां पे बहुत सारी स्टोरीज है। बेटा मैं स्टोरीज जो देती हूँ ना, अटपटा स्टोरी नहीं देती हूँ कि पढ़ के मजा ना आए, थोड़ा सा अच्छा देती हूँ, या तो कोई इंग्लिश का क्लासिक स्टोरी देती हूँ जो बहुत फेमस स्टोरी है। ठीक है, अब जैसे आज मैंने एक बैच में पूछा कि स्नो वाइट की कहानी सुने हो, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रही थी कंजंक्शन, एज वाइट एज स्नो। आप कहोगे मैम हम लोग हिंदी में तो कहते हैं दूध की तरह सफेद है वो, हम कहाँ कहते हैं बर्फ की तरह सफेद है। हम लोग हिंदी में तो कंपैरिजन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा एज वाइट एज स्नो। फिर मैंने कहा स्नो वाइट की कहानी सुने हो, तो मैक्सिमम लड़के कह रहे नहीं। मैंने कहा कौन से बुरा छाप स्कूल से पैदा हुए तुम लोग। तो बात क्या है कि आप जो बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर में जो क्लासिक स्टोरीज है जो बच्चों के लिए था, फेरी टेल्स, वो तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हो तो भी उस चैनल में, तो इस चैनल में आपको महाभारत, रामायण, शिव पुराण और इंग्लिश जो क्लासिक स्टोरीज है जो बचपन में हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, वो सब मैंने डाला हुआ है। तो एटलीस्ट ये शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप कहोगे नहीं स्पोकन का हमें पूरा कंप्लीट डिटेल बताओ, तो बेटा स्पोकन बुक है, स्पोकन बुक है हमारा इंग्लिश स्पोकन बाय नीतू सिंह। ठीक है, इस बुक को खरीद लो अगर खरीदना है तो, और नहीं तो कोर्स की अगर बात करोगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये बैच लोगे आपको लाइव बैच मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप स्पोकन का ये बैच लोगे तो लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा। और अगर कहोगे नहीं वो खाली वीओडी चाहिए, लाइव नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ये बैच ले लोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब आओ वापस कि भाई ये स्पोकन हमको किस में हेल्प करेगा। बेटा ये सब में हेल्प करेगा। क्यों? मैंने क्या कहा, पैसेज, क्लोजर, सेंटेंस अरेंजमेंट। और जब हमारे पास बच्चे आ जाते हैं ना यहाँ पे ऑफलाइन में, हम उनको फर्स्ट डेमो में ही कहते हैं इस चैनल को ज्वाइन करो और आप स्टोरीज रोज 3 से 4 स्टोरी रोज पढ़ो, क्योंकि ये आपको क्या में हेल्प करेगा। ध्यान से सुनना बेटा, जो क्लोज टेस्ट है ना, जो प्री में ही आता है, वो कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये तीनों में आपको हेल्प करेगा। अगर आप बोलोगे सेंटेंस अरेंजमेंट में स्टोरीज बच्चों का कैसे हेल्प करेगा भाई, अगर सेंटेंस अरेंजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको बहुत आसान सा एग्जांपल देती हूं। जब आप बच्चों की स्टोरी पढ़ते हो, कहते हो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। अब आओ कि दोनों सेंटेंस को मैं उल्टा करके दे दूं। द किंग वॉज वेरी काइंड, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। आप कहोगे मैम पहले तो इंट्रोडक्शन दो ना, फिर आप बताओगे ना किंग कैसा था। कहां से सीखा? बोलोगे कॉमन सेंस है। बेटा कॉमन सेंस बचपन से आया आपको। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत से ऐसे ही पढ़ते आए हो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, फिर द किंग है ना, पहले एक किंग आएगा, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर द किंग आएगा। तो ये याद रखना, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। कोर्स नहीं लेना है मत लो। आप कहोगे मैम कोर्स नहीं लूंगा, मैं बुक नहीं खरीदूंगा, मत खरीदो, कम से कम ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो। बुक खरीद लेना अगर आपकी मर्जी हो, और अगर कोर्स लेना हो तो आप याद रखना उसमें आपका वीओडी बैच भी है, यानी रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच भी है, एंड लाइव प्लस वीओडी भी है। और मैक्सिमम लोग यही प्रेफर करते हैं, लाइव प्लस वीओडी। ठीक है, इसका जो रेट है यह है 1499।
अब आइए, कुछ बच्चे यहां पे होंगे कंपल्सरी इंग्लिश वाले, यूपीएससी वाले। बेटा आप लोग के लिए स्पोकन प्लस कंपल्सरी इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन हम देते हैं। ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स लेते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी के लिए बस यही बैच एक मेरे पास है जो आपको कंपल्सरी इंग्लिश तैयार करा देगा, जो आपका सबसे बड़ा अड़चन होता है यूपीएससी वालों का, है ना। ये बहुत बड़ा अड़चन होता है। आपने अभी हाल में पिक्चर भी आया होगा 12th फेल, उसमें भी देखा होगा कि वो टूरिज्म के बदले में टेररिज्म लिख के आ गया था। तो ये हालत होती है हिंदी मीडियम वालों की। तो वही मैं कह रही हूं, स्पोकन प्लस कंपल्सरी मिक्स्ड आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ, ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस क्या आएगा। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैम नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मैम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेज आपका होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं, बना लेते हैं, पर रूल्स का पता नहीं। अब एक तो टीचर है ना, बच्चों को खुश करने के लिए नौटंकी क्या करते हैं, वो कहते हैं रूल्स कुछ नहीं होता है ना, कॉन्सेप्ट सीखिए। अब मैं उनसे एक ही चीज पूछूंगी कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, सही सेंटेंस है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछूं, मैं क्या बताऊं भाई। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था। तो कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, एक एक कॉन्सेप्ट अगर वो कॉन्सेप्चुअली समझाया जा सकता है, वो पूरा मैं समझाऊंगी। जहां पे वो रूल्स का काम करता है वहां पर भी मैं बता देती हूं कि भाई ये रूल है, कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं बोलूंगी कि उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, उससे मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था, ये थोड़ी बोलोगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस रूल्स दोनों कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगी और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगी। कभी भी मैं ये नहीं कहती हूं कि यार ऐसे ही इंग्लिश बना हुआ है, यही होता है, रट लो, कभी नहीं कहूंगी। हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन जरूर जरूर होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला तो ये है कि रूल्स का पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आता है रूल्स जानते हैं पर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ही हो पाता है। ठीक है, रूल्स जानते हैं, क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हो जा रहा है। फिर 7-8 चैप्टर होने के बाद वो कहते हैं मैम पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व करे, मैं कहती हूँ करो। फिर वो बोलते हैं कि मैम क्या होता है ना मिक्स प्रैक्टिस में, जब हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो उलझ जाते हैं, वी गेट कंफ्यूज्ड। फिर क्या होता है, तो कहते हैं मैम पीछे आंसर देखते हैं, और जब पीछे आंसर देखते कहते हैं अरे यार ये तो पता था, है ना। मिक्स्ड में उलझ जाते हो बेटा। ये जो आपका चलेगा, ये करीबन 2 महीने तक आप ऐसे ही उलझोगे। आप कहोगे मैम आंसर पता था, जानते थे या पढ़ाए हुए थे, लेकिन भूल गए, और जब पीछे आंसर देखे तब समझ में आया। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आंसर देख के समझ में आ गया ना, ये 2 महीने तक ऐसे ही उलझोगे। लास्ट स्टेज होता है कि आप क्लैरिटी के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ये आपका स्टेज चलता है। पहला, कुछ बच्चे कहते हैं मैम कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। कुछ कहते हैं मैम कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं और रूल्स का तो समझ में नहीं आता क्या है रूल, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे ही कर ले, कर लो। फिर उसके बाद जब वो 2-3 चैप्टर पढ़ते कहते हैं मैम अब पता चल रहा है कि गलती कहाँ थी। फिर आते हैं मैम एक काम करिए ना, 5-6 चैप्टर्स हो गया, लेकिन जब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं ना तो उलझ जाते हैं।
मैं कहती हूं बेटा 2 महीना तक शांति बनाए रखो। 2 महीना आप उलझोगे ही उलझोगे, और आप जब आंसर देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो आता था। लास्ट स्टेज आता है जब आपसे सब होने लगते हैं। ठीक है बेटा, एमपीएसआई के लिए बिल्कुल सेम बैच है, सीजीएल के लिए यही बैच है। बैंक पीओ वाले, आप बैंक पीओ का बैच खरीदोगे इसके साथ मेंशन करते हुए देख लेना, क्योंकि बैंक पीओ में जब बैच खरीदते हो ना तो आपको एक और एडिशनल टीचर साथ में आते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सुनो, साथ में यहां हिमांशु और शिवम अपना नंबर देते जा रहा है। प्लीज आप उनसे बिल्कुल राय ले लीजिए। दोनों लड़का तैयारी कर रहा है, हमारे यहां पर है, दोनों तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और तैयारी देखो ना कितना बढ़िया से तैयारी कर रहा है, यहां बैठ के कमाई भी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, और बहुत शान से कहता है मैडम मुझे ना 50 में 46 आने लगा है, मुझे 47 आने लगा है। मुझे लगता है यार इसको 47 आ रहा है, ये हमसे ही सैलरी लिया, हमारे सामने बैठ के तैयारी कर रहा है, मजे से नौकरी भी कर रहा है, मजे से तैयारी भी कर रहा है। नहीं चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात सुनना ध्यान से बेटा। इसके बाद अगर आप वोकैब की बात करोगे तो वोकैब जब याद करने जाओगे ना आपको लगेगा यार याद करते हैं भूल जाते हैं। एक भी बच्चा इस दुनिया में, है ना, जैसे एग्जाम की बात करूं तो चलो मैं इंडिया में रहती हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हम याद करते हैं और मुझे याद रह जाता है। सब लोग भूलते हैं। तो आप करोगे क्या? अगर वोकैब की बात करोगे तो सबसे पहले आप किससे याद कर रहे हो? अगर आप वॉल्यूम 1 से याद कर रहे हो बेटा इससे कंटिन्यू रखो, अभी कंटिन्यू रखो। नहीं तो ये जो वोकैब बुक है ना, ये वोकैब बुक को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले आप वोकैब बुक में आ जाओगे, जो आपने तैयारी कर रहे हो उसकी बात कर रही हूं मैं, सुनो ध्यान से। वोकैब बुक में आ जाओगे और सबसे पहले जितने रूट वाले हैं, शुरुआत में 7-8 चैप्टर्स रूट वाले हैं, पहले उनको करना है। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अलग अलग कर दिया है, चाहे वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, वेपन से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, मैन से रिलेटेड हो, तो मैंने अलग अलग कर रखा है। फिर इसके बाद 1 वर्ड में आओगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, और उसके बाद लास्ट में सिनोनिम्स आओगे। बेटा सिनोनिम्स खाली याद करते हैं, एंटोनिम्स याद नहीं करते हैं। एंटोनिम्स अपने आप याद होता चला जाता है, क्योंकि आप जब सिनोनिम याद करोगे तो हैप्पी का भी सिनोनिम याद करोगे, और आगे जाओगे एस में तो सैड का भी सिनोनिम याद करोगे। तो हैप्पी और सैड एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, तो हैप्पी के सिनोनिम्स और सैड के सिनोनिम्स दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा ये। अब सुनो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका ध्यान दो। अगर मैं कहूं कि आज मैंने अपने क्लास के पास पता है किसको देखा, मैंने एक लड़की को देखा, वो टाइट रोप बांधी हुई थी दोनों तरफ से और उस पर चल रही थी। तो फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा इसको। यू नो टुडे आई सॉ अ गर्ल हु वाज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप टाइड बिटवीन 2 पोल्स। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोला मैंने। क्यों बोला? क्योंकि मुझे ये नहीं आता। मुझे सीधा कहना चाहिए था टुडे आई सॉ अ फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट कौन होते हैं? वन हु वॉक्स ऑन टाइट रोप इज फ्यूनैम्बुलिस्ट। इसीलिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है कि भाई आप इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो, आपको सीधा सीधा बोलो ना। अब जैसे मैं ईडियम में आऊं, मैं कहूं कि पता है वो बहुत गंदे कुत्ते की मौत मारा गया, लोगों को लूटता था, जैसा किया भगवान ने वैसी सजा दी। बोलो कि इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, समझ में तो आ गया। अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो। फिर मैं कहूंगी यू नो ही डाइड लाइक अ डॉग, ही वॉज अ क्रिमिनल एंड ही वॉज शॉट एज ही यूज्ड टू शूट अदर्स। क्यों बोलूं इतना? मैं सीधा कहूंगी ही मेट हिज फेट। ही मेट हिज फेट। कहोगे मैम फेट का मतलब भाग्य है, मीट का मतलब मिलना, भाग्य से मिल गया। नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि वो जैसे मौत के लायक था वैसी मौत उसे मिली। अगर मैं कहूं पता है केस कुछ और था, इन्वेस्टिगेशन कुछ और होना चाहिए था,
पुलिस कहीं और ढूंढ रही थी, पुलिस को तो पता ही नहीं था कि केस ओरिजिनल इधर है, क्रिमिनल वो तो कहीं और ढूंढ रही थी, वो हस्बैंड और वाइफ के मामले में ही फंसी हुई थी। इतना लंबा चौड़ा मैं बोल रही हूं, मुझे सीधा बोलना चाहिए। यू नो द पुलिस वर बार्किंग द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि गलत जगह पे। अब सोचो, एक कुत्ता, एक में कोई है नहीं, वहीं पर खड़ा होकर भौंक रहा है, और वो जो चोर है दूसरे पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री तो मतलब यही हुआ ना कि गलत जगह भौंकना। समझ में आया? तो ईडियम ये हेल्प करता है। रूट इसलिए हेल्प करता है क्योंकि अगर मैं आपको सिखा दूं, ईगो का मतलब आई होता है, तो ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में डिंगे मारते रहे। ईगोसेंट्रिक, स्वार्थी, अपने को ही सेंटर मानकर सब कुछ अपने लिए करता रहे। ईगोमेनियाक मतलब अपना सेल्फ एडमायरर, भाई अपुनिच भगवान वाली फीलिंग आती है उसको। तो ईगो का मतलब आई, देखो सारे वर्ड रिलेटेड टू आई है ना, क्लियर? अब ये सारे आप कहोगे मैम कहां से करें? बेटा मैं आपको सब कुछ इसी में दूंगी, आपको कोई दूसरा बैच खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ये पूरा कंप्लीट में बेटा वोकैब बुक तो मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती हूं, ये पूरा कंप्लीट आपको बुक में पढ़ लो। नहीं, मेरे इस बैच में क्या होगा, इसमें हम आपको 20 शीट्स कराएंगे जिसमें करीबन 900 वोकैब होंगे, क्योंकि 20 इंटू 45, हर वर्ड हर शीट में 45 वर्ड्स है, तो 900 वर्ड तो ऐसे ही है। और सबका सिनोनिम एंटोनिम भी अगर मैं करूं तो 2700, मतलब मैं कह सकती हूं कि अप्रोक्सीमेटली 3000 वर्ड्स तो यहीं पर हो जाएगा आपका। प्लस कुछ जिफ वोकैब भी है, जो आप कहोगे विजुअल वोकैब इसमें है। कुछ वोकैब इन स्टोरीज है, ये सब आपको डाला जा रहा है, सब डाल दिया जाता है रिकॉर्डेड। अब कहोगे मैम रिकॉर्डेड दोगे आप? हाँ बेटा, ये मैं रिकॉर्डेड दूंगी। क्यों? ध्यान से सुनना। इसीलिए मैं दूंगी क्योंकि आपको वॉल्यूम 1 का भी सारा का सारा सिनोनिम्स जो पढ़ाया है मैंने, और बेटा एक एक सिनोनिम के इतने ढेर सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब एक वर्ड का जो 4 होता है ना ऑप्शन, सही मार्क कराने के बाद सबका सिनोनिम सबका एंटोनिम डिस्कस किया मैंने। तो ये इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा पोर्शन है कि ये फिर से नहीं करा सकते। हाँ, अब सुनो मैं क्या करवा रही हूं। ये सारा रिकॉर्डेड देने के बाद मैं वो क्या बुक में आ गई हूं, और इसमें से जब भी कुछ होता है, जब मुझे कराना है, कोई नया चैप्टर उठाती हूं, करा देती हूं। 7-8 तो इसमें से भी करा चुकी हूं मैं। तो मैंने कहा कि भाई इसी चीज को 1 to 20 1 to 20 1 to 20 रिपीट मारे जा रही हूं हर बैच में, क्या जरूरी है। सो एक बार करा दिया मैंने ये पूरा, और उसके बाद मैं क्या करवा रही हूं, अब वो क्या बुक से कुछ चैप्टर उठा लेती हूं और फिर सबको एक साथ कंबाइन करके करा देती हूं। ठीक है? तो सीजीएल के लिए सबसे पहले आप देख लो आपका लेवल। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी बैच 50 में भी बेटा बहुत नीचे से पढ़ाऊंगी, बहुत नीचे से। लेकिन एकदम एकदम कमजोर हो तो बेटा आप स्पोकन बुक से शुरुआत तो कर ही लो। मैं अगर बोलूंगी आई मैं आज तो आपको बी का यूज पढ़ा रही हूं, आज आपको मैं सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रही हूं, भाई सिंपल प्रेजेंट मैंने पढ़ा दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिंपल प्रेजेंट का इसमें से 50 क्वेश्चन जो दिया है वो प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। आप कहोगे मैम कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें? मैं कहूंगी भाई कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें मुझसे अब सवाल अब तभी पूछोगे जब अगला 30 दिन में कम से कम 90 स्टोरीज पढ़ लोगे स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम चैनल से। अब कहोगे मैं क्यों पढ़ूं? बेटा मजेदार स्टोरी है, बचपन में तो नहीं पढ़ाना स्टोरीज, गुल्ली डंडा खेलते रहे तुम लोग सड़क पे, सड़क छाप लड़कों की तरह। तो अब कम से कम फेरी टेल्स पढ़ लो। बचपन में जो काम नहीं किया इस बुढ़ापे में कर लो, क्या करोगे? आप कहोगे मैडम बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं। बेटा स्टोरीज, बच्चों की स्टोरीज पढ़ने के हिसाब से तो बूढ़े हो गए हो, राइट। मैंने पूरा कंप्लीट ग्रामर कराऊंगी आपको, कंप्लीट वोकैबुलरी कराऊंगी आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा 3 से 4 साल का फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करा के मैंने दे दिया है, प्रीवियस ईयर का इसमें डाला हुआ है। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको कराऊंगी वोकैबुलरी, पूरा कंप्लीट आपको लोडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का सेंटेंस अरेंजमेंट एक एक साल का उठा के आपको तरीका, पहले तो मैं तरीका सिखाऊंगी कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर और जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है वो पूरा कंप्लीट कराते रहूंगी। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं, ये पूरा कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करके आपको बता दूंगी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पूरा कंप्लीट पैटर्न है। अब मुझे बताओ कि आप क्या चाह रहे हो पूछना। वॉल्यूम 1 स्टेनोग्राफर के लिए तेजस बिल्कुल बहुत बढ़िया है, शुरुआत तो वहीं से कर लो, अच्छा है। एनडीए के लिए आप ये बैच ले लो, क्योंकि एनडीए का यूपीएससी लेती है बेटा, थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछती है, ठीक है। क्लास नोट्स ऑफ वॉल्यूम 2, बेटा क्लास नोट्स ऑफ वॉल्यूम 1 की अगर बात करोगे, याद रखना जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी क्लास नोट्स से। कहां गया क्लास नोट्स? यहाँ पे क्लास नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आप कहोगे ना मैम हमें क्या पढ़ना है, तो बेटा आपको क्या पढ़ना है वो आज आपका लोड हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस लोड हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगी, ये पूरा कंप्लीट ग्रामर का एक एक चैप्टर लोड हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं मैम उस टीचर ने कम पढ़ाया, ये चैप्टर में टाका मार दिया। मैं कुछ नहीं मार सकती हूँ टाका, क्यों? क्योंकि ये बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा। आप कहोगे मैम हमें पीडीएफ, आपको पीडीएफ देंगे। अगर आपको बुक चाहिए तो आप केडी पब्लिकेशन से खरीद लो जाके ऑनलाइन। अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ डेकोमार्ट से खरीदना, क्योंकि वॉल्यूम 1 क्लास नोट्स स्पोकन सबका फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। लिख लो। आप कहोगे मैम क्या फर्क पड़ता, हमें तो खरीदना है, किसी को पैसा जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका फर्क तो पड़ता है, मेरी मेहनत का पैसा किसी और को जा रहा है, और आपको बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप तो दूसरों का केयर नहीं करोगे। आपको जबरदस्त फर्क पड़ेगा जब आप स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करोगे, अब पता चलेगा कि अंदर का जो कोड है वो इनवैलिड है। या फिर बुक खरीदोगे और ये स्क्रैच कार्ड यहाँ पे होगा ही नहीं, तब आपको भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ 2 जगह से, या तो आप डेकोमार्ट से खरीदोगे, कहां पे? फ्लिपकार्ट में, नहीं तो kdpublication.com के वेबसाइट में जाओगे ना, kdpublication.com, किसी भी दुकान में जाओगे, ये चेक जरूर कर लेना कि ये है कि नहीं, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम 1 हो, क्लास नोट्स हो, और वोकैब में तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने भी क्या कहा आपको कि इसके चैप्टर्स में पढ़ाते जा रही हूं, अब कुछ कुछ बड़े जितने चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगी वो सारा आपने अगर स्क्रैच भी कर चुके हो ना तो उसमें लोड होता जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्क्रैच करोगे 4-5 चैप्टर तो लोडेड हो जाएंगे, जो आगे पढ़ाते जाओगे उसमें लोड होता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। इसीलिए इस बुक को भी आप याद रखना, ऑथेंटिक खरीदना, ठीक है। और जिन लोगों को, हाँ बैंक के लिए बेटा, बैंक के लिए सफिशिएंट जो मैं बता रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सर कराएंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि भाई फीस ज्यादा है तो बेटा आपको कहीं पढ़ना पढ़ लो, मैं आपको दावा करती हूं आपको फिर मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आता है, और एग्जाम में जो आता है हम वही पढ़ाते हैं। पिछले 20 सालों से अगर मुखर्जी नगर में निर्विवाद, माना किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, तो केडी कैंपस को नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमेशा विश्वास करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। आज भी रात में मैं बैठ के पढ़ती हूँ, जो आप बहुत सारे टीचर्स नहीं करते हैं। इसीलिए आओ पढ़ो, एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, और उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी लोग यहाँ पे बिहार वाले जो बैठे हुए हैं, जो बीपीएससी की बात कर रहे हैं, बेटा आप लोग का कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम नहीं पढ़ा रहे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा एकदम सब कुछ है जो पढ़ाया हुआ है। अभी झारखंड का जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चे जो दिए थे जाके बड़े खुश थे, मैम एकदम सब कुछ बहुत अच्छा करके आए, जो केडी कैंपस में पढ़ा सब कुछ आ गया। क्योंकि बेटा केडी कैंपस सिर्फ इंग्लिश नहीं है, केडी कैंपस पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसलिए यूपी का जब एग्जाम का रिजल्ट निकलता, मैं फेसबुक पे डालती हूँ तो बच्चे कहते हैं अच्छा यूपी के एग्जाम में इंग्लिश आती है क्या? बेटा इंग्लिश तो एक भाग है केडी कैंपस का। केडी कैंपस में सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए आप पढ़ो, और मैं चाहूंगी फुल कोर्स पढ़ो। अगर आप फुल एक बार पढ़ लोगे आपको कहीं पर भी बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो थैंक यू सो मच। आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, अभी एक डेमो क्लास और होता है जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ।
बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आज ही लोड करवा चुके हैं हम आपका। लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा गला बहुत भयंकर बैठा हुआ है। आज भी मेरा आवाज में वो सुरीलापन नहीं दिख रहा होगा। जैसे आज एक बच्चे ने कह दिया, क्लास में चिट लिख भेजा था कि मैडम पता नहीं क्या खाइए, कुछ लिखा था, आपकी आवाज कोयल जैसी निकलेगी। तो मतलब वो समझ रहा था कि मेरा गला आज बैठा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी 1-2 दिन अपने गले को रेस्ट दूंगी और क्लास नहीं लूंगी, ऐसे भी मुझे बाहर जाना था। 2 दिन के बाद जब मैं आऊंगी तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तब तक ये 2 वीडियोस आप देख के रखिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स मैंने आपको लिखे हैं, इनमें से किसी की भी तैयारी